स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग नाइन्थ के केमिस्ट्री के टॉप 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं। केमिस्ट्री में कुल मिला के हमारे पास 4 चैप्टर है। लास्ट थर्ड और फोर्थ को अगर आप सिंगल चैप्टर के रूप में पढ़ते हो तो 3 कह लो, बट ओवरऑल एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास 4 चैप्टर है। अब इस 4 चैप्टर के अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं। आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में हमारे पास न्यूमेरिकल्स ना के बराबर होते हैं। एवरेज एटॉमिक मास हो गया, या फिर परसेंटेज वाले कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन हो गए, छोटे मोटे न्यूमेरिकल है। बट ओवरऑल केमिस्ट्री में हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं। मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स हुआ करते थे, लेकिन इस साल सीबीएसई के सिलेबस से वो डिलीट हो गया। तो इसीलिए टॉप 30 एमसीक्यूज में हम लोग काम करेंगे। अब क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज साथ साथ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बस आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे भी, और वहां पे जो भी नए टर्म्स आएंगे उनको भी समझेंगे, और साथ साथ कनेक्टेड साइंस को भी समझेंगे, और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन बनेगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहने को तो यहाँ पे हम एमसीक्यू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी पढ़ाई और रिवीजन भी होती चली जाएगी। तो चलिए टॉप 30 एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, आप सबको अपने साथ रजिस्टर और एक पेन लेके बैठना है। जैसे बोर्ड पे कोई सवाल आएगा, आप चाहे वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद आप इसका आंसर दे देना, या आप साथ साथ आंसर देना। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, बिकॉज एग्जाम्स बहुत करीब हैं आपके, और उस वजह से आप सबको क्या करना चाहिए कि आंसर्स को साथ साथ खुद से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमारे आंसर्स देखें, आपको आंसर बनाना चाहिए, फिर चेक करना चाहिए कि आपने सही किया है गलत, तो ज़्यादा बेहतर फायदा ले पाएंगे आप इस सेशन का। चलिए, तो सबसे पहले सवाल हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूइड? इनमें से कौन एक फ्लूइड नहीं है? अब हमारे लिए फ्लूइड की परिभाषा क्या होती है? फ्लूइड की परिभाषा होती है विच कैन फ्लो। ऐसी कोई भी चीज जो बह सकती है उसको हमने फ्लूइड कहा था। आसान भाषा में कहें तो जितने भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, जितने भी हमारे पास लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, ये हमारे लिए फ्लूइड कहलाई जाती हैं। तो वाटर एक फ्लूइड है, एयर एक फ्लूइड है, सैंड एक सॉलिड है, शरबत मतलब आपको पता ही है, मोहब्बत शरबत, नफरत शरबत, मतलब यार वही अपना रूह अफ़ज़ा वगैरह। लेकिन जो सैंड है वो एक सॉलिड है, और सॉलिड जो है वो बह नहीं सकते हैं, इसलिए सैंड, अब कई बच्चों को लगता है कि सैंड तो बहती है। सैंड एक्चुअली बहती नहीं है, वो स्लाइड करती है, लेकिन बहना बहुत अलग होता है। जैसे पानी बहता है, हवा बहती है, तो सैंड एक सॉलिड है, तो वो एक फ्लूइड नहीं हो सकता। चलिए अगला सवाल, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता है? पहली बात तो आई होप आपको इवेपोरेशन पता हो। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में कॉमन क्या है? दोनों में लिक्विड को हम गैस यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अलग क्या है? इवेपोरेशन में हम जो भी काम करते हैं वो एट वेपराइजेशन में जो भी हम काम करते हैं वो एट बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इवेपोरेशन में बिलो बॉइलिंग पॉइंट हम काम करते हैं। अब इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले यानी कि उसका रेट फास्ट होगा या स्लो होगा, उसके 5 फैक्टर्स हैं अगर आपको याद हो। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है विंड स्पीड यानी हवा की जो स्पीड होती है, तीसरा फैक्टर है हमारे पास जो कि सबसे ज्यादा सवाल इसके ऊपर बनते हैं, वह सरफेस एरिया, और इन तीनों के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये तीनों अगर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे हमारे पास जो चौथा है वो है ह्यूमिडिटी, और पांचवा है हमारे पास प्रेशर। अब इन दोनों के साथ हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये दोनों बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया, इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, बट अभी के लिए पूछा गया कि इनमें से कौन से फैक्टर्स पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड नहीं करता है। तो टेम्परेचर पे करता है, विंड स्पीड पे भी करता है, सरफेस एरिया भी करता है, लेकिन लेटेंट हीट पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट हो जाएगा। लेटेंट हीट क्या होता है वैसे आगे पढ़ेंगे, बट ये वो हीट होती है जो स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होती है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उस पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे टाइम है। आप सबको पता है जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, फिर बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहता है? जब स्टेट चेंज हो रही होती है। आई होप आप सबको पता हो, जब भी कोई सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से गैस बन रहा हो, उस दौरान उसकी स्टेट में कोई बदलाव नहीं आता है, उसकी स्टेट नहीं बदलती है। बाकी आओ एक बार पढ़ते हैं। कह रहे हैं इस ग्राफ से आप क्या समझ पा रहे हो? पहला, ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस जो है
डज नॉट चेंज। ये बात तो सही है कि मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होता, ये बात सही है। उसके बाद टेम्परेचर राइजेज आफ्टर ऑल अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, जब सारी बर्फ पिघल जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बात भी सही है। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। कह रहे हैं अब जब वाटर, पहले बात तो वो कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वाटर उबलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द कन्वर्जन, और जब तक पानी भाप नहीं बन जाता तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। पहली में बोला स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दूसरी में बोला कि जब बर्फ पिघल जाएगी सारे के सारे तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि बात सही है। और लास्ट में बोला कि जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचेंगे तब तक टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन उसके बाद वो भाप बनने लग जाएगा, जब तक भाप नहीं बन जाता टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ए बी सी सारे की सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे बी स्टेटमेंट हो जाती है। चलिए अगला सवाल, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी याद करेंगे, एटॉमिसिटी का मतलब होता है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मैंने आपको कहा था हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, समझेंगे भी। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में 2 एटम है तो इसके एटॉमिसिटी 2 हो गई। ओजोन में 3 एटम होते हैं तो इसके एटॉमिसिटी 3 हो गई। फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में बैठता है तो एटॉमिसिटी 4 हो गई। सल्फर, सॉलिड सल्फर S8 की फॉर्म में बैठता है तो एटॉमिसिटी 8 हो गई। तो एटॉमिसिटी का मतलब कितने एटम्स आपके साथ बैठे हुए। अब जो क्लोरीन है, आई होप आपको पता हो, क्लोरीन बैठता है Cl2 की फॉर्म में तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। नहीं तो आर्गन जो है वो एक नोबल गैस है, आर्गन, नियॉन, ये सब नोबल गैस है। हीलियम ये किसी के साथ नहीं बैठते हैं, है ना, इनकी वैलेंसी 0 होती है, ये अकेले बैठते हैं तो इनकी एटॉमिसिटी 1 है। अब जिनकी एटॉमिसिटी 2 होती है उनको हम डाई एटॉमिक भी कहते हैं, और जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है उनको हम मोनो एटॉमिक भी कहते हैं। जिनकी 3 होती है उन्हें क्या बोलते होंगे बताओ भाई कमेंट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन में बताओ। जिनकी एटॉमिसिटी 3 होती होगी उन्हें क्या कहते होंगे? लिख दिया, टाइप कर दिया, पक्का? बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्राइएटॉमिक कहते हैं उन्हें, समझ गए? चलो आओ, अब क्लोरीन जो है वो हम सबको पता है कि वो डायटॉमिक है और आर्गन जो है वो मोनोएटॉमिक है, तो डायटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक रिस्पेक्टिवली। तो आंसर यहाँ पे सी स्टेटमेंट हो जाता है। समझ में आता है? बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए अगले सवाल पे, द isotopes of hydrogen which contain same number of electron, proton and neutron। बहुत प्यारा सवाल, बहुत इनडायरेक्टली पूछा गया सवाल और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ सवाल। पहली बात तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन के हमारे पास हाइड्रोजन, 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 यानी कि 1 1, 1 2 और 1 3। आप सबको पता होगा आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम, लेकिन मास क्या होता है अलग अलग। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं। इसको हम लोग प्यार से प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं और इसको ट्रिटियम कहते हैं। आई होप ये पता होगा। अब इसके पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसके पास एक है, एक है, एक है, और प्रोटॉन की बात करूं तो वो भी इसके पास एक है, एक है, एक है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो इसके पास न्यूट्रॉन 0 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 है, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 है। अब आपसे पूछ रहे हैं ऐसा कौन है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन 1 2 के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। इसका मतलब आंसर है हाइड्रोजन 1 1, जिसको हम प्यार से ड्यूटेरियम भी कहते हैं। तो आंसर हो गया ए, इसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके पास 2 न्यूट्रॉन और इसके पास 1 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबका अमाउंट इक्वल रहता है। तो एक अच्छा सवाल है, आसान है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा गया सवाल है, एग्जाम में काफी आपको मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल। अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर, गर्म पानी था भाई और उसको फ्रीजर में रखा गया, तो पहले क्या होगा? पहले टेम्परेचर जो है वो कम होगा, गर्म पानी है तो धीरे धीरे मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले 70 पे आएगा, 50 पे आएगा, 40 पे आएगा, 20 पे आएगा, 0 पे आएगा। फिर जैसे 0 पे आएगा बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। जब तक बर्फ जम रही होगी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे सारी बर्फ जम जाएगी फिर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, जहां तक भी जाएगा।
अब इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो टेम्परेचर और टाइम के फंक्शन को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं टेम्परेचर कम होगा फिर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा भाई? यहाँ पे कह रहे हैं टेम्परेचर कम होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, सही है, बट आगे भी तो जाके कम होगा, है ना भाई? यहाँ पे तो कह रहे हैं कांस्टेंट होगा नहीं, तो गलत है, ये सही है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर पहले कम हो रहा है, फिर कुछ देर के लिए क्या है कांस्टेंट है, और फिर आगे जाके क्या हो रहा है, कम हो रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे पहले टेम्परेचर पहुंचा 0 तक, फिर 0 पे पहुंचने के बाद कांस्टेंट रहा बिकॉज बर्फ जम रही है, और जब तक बर्फ जम जाएगी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और फिर जम जाएगी उसके बाद फर्दर कम होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ग्राफ जो कि सी आंसर है। अब यहाँ पे भी देखो मजे ले रखे हैं, बच्चा ए आंसर टिक करता है बट ए में तो फोर्थ ग्राफ दे रखा है, तो कभी कभार ऐसे मजे भी एग्जाम में ले लिए जाते हैं। आपको फर्स्ट ग्राफ चुनना है विच इज सी। तो ये ग्राफ सही से बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले टेम्परेचर कम हुआ फिर बर्फ जम रही है तो कांस्टेंट। एक मूल मंत्र याद रखो, जब भी स्टेट चेंज हो रही होगी कुछ भी कर लो टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, देखो वही वाली बात अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसी हीट जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐड होती है। हीट एक टाइम पे दो काम कर सकती है, या तो वो टेम्परेचर को चेंज कर सकती है या तो वो स्टेट को। अगर वो स्टेट को चेंज कर रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और ऐसी हीट को हम लोगों ने नाम दिया है लेटेंट हीट। हीट विच इज यूटिलाइज्ड टू चेंज द स्टेट एंड इट कैन नॉट कॉज एनी राइज इन टेम्परेचर। तो ऐसी हीट जो कि टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकती उसे कहा जाता है लेटेंट हीट, है ना। बाकी शायद आप स्पेसिफिक हीट या रेसिडुअल हीट को तो जानते भी नहीं हो, और अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, आगे जाके जानोगे। बट लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है तो जो स्टेट तो चेंज करती है लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती है। चलिए अगला सवाल, वेयर डज द हीट एनर्जी गो व्हेन द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अब मैंने वो क्या बताया कि जो हीट है वो दो काम कर सकती है, एक या तो वो स्टेट चेंज करेगी और या तो वो टेम्परेचर चेंज करेगी। अब सुनो ध्यान से, अगर वो स्टेट को चेंज कर रही है तो वो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाएगी, और अगर वो टेम्परेचर को चेंज करे तो स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। दोनों काम एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, ये बात समझना। अच्छा, अब जो लेटेंट हीट है अगर वो टेम्परेचर को बड़ा या कम नहीं कर सकती तो फिर वो हीट क्या कर रही होगी, सोचो ना। तो वो इसका मतलब है वो स्टेट को चेंज कर रही होगी, और अगर वो स्टेट को चेंज कर रही है तो हम कैसा कह सकते हैं कि लेटेंट हीट भले टेम्परेचर ना बढ़ाती हो या कम करती हो लेकिन वो स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होती है। तो इट मेक्स द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द लिक्विड फास्टर, इट raises the temperature of the beaker only, it is utilized for bringing out the complete change of state, सही लग रहा है, एंड इट स्लो डाउन द, नहीं नहीं नहीं, तो आंसर है स्टेट को चेंज करती है। अब आप कहोगे सर ऊपर जो लिखा हुआ है कि लिक्विड को फास्टर मूव करवाती है, सही बात है, बट क्या है सिर्फ लिक्विड के लिए ही वैलिड है? नहीं, सॉलिड के लिए भी है, किसी भी स्टेट चेंज के लिए। तो ध्यान रहे कि ये यूटिलाइज हो जाती है चेंज करने में स्टेट को चेंज करने में ये वाली सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो जाती है। डन है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। द टिंचर ऑफ आयोडीन जो है आपको उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना है। अगेन जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है बहुत फेमस दवाई थी ये, अब तो खैर इसका थोड़ा इस्तेमाल कम होने लग गया है। इसमें क्या होता है, हम लोग आयोडीन डालते हैं इन एल्कोहल, आयोडीन इन एल्कोहल। ऐसा क्यों? पहली बात तो आयोडीन और एल्कोहल दोनों ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आयोडीन और एल्कोहल दोनों जब चोट पे लगाए जाते हैं तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, जिससे इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। आपने देखा होगा नीले रंग की दवाई पहले चोट पे लगती थी, अब ये थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है बिकॉज एक तो ये बहुत क्लमजी था, बहुत गंदा दिखता था। तो अब हमारे पास बहुत सारे एंटीसेप्टिक अच्छे आ गए हैं मार्केट में, बट द पॉइंट इज कि अभी भी ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता होगा, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ, बट ये बहुत फेमस था। और इसमें आयोडीन को टिंचर मतलब चुटकी भर आयोडीन हम एल्कोहल में डालते थे, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होता था वो हमारा आयोडीन होता था, और ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्वेंट होता था वो हमारे पास एल्कोहल होता था, क्योंकि एल्कोहल के अंदर हम लोग आयोडीन को डालते थे। तो एल्कोहल इज द सॉल्यूट, गलत बात है, आयोडीन इज द सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज द सॉल्वेंट, तो बी आंसर है। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। एनी कंपोनेंट नहीं, टिंचर ऑफ आयोडीन इज नॉट अ सॉल्यूशन नहीं, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, तो आपको इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है। अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम, इनमें से एटम के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहला, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, atoms are the basic units from which molecules of ions are formed, atoms are always neutral in nature, atoms aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch। तो सारी स्टेटमेंट सही हैं, बट अगर आप ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखो तो एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्या एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते? आप मुझे बताओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो सारे नोबल गैसेज हैं, क्या नोबल गैसेस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते? जब डाल्टन जी ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो कि आई होप आप सबने पढ़ी होगी, उस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बट तब तक नोबल गैसेस के बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं थी, और शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है नोबल गैस तब थी भी नहीं। मतलब मुझे नहीं पता, मैं इस पे गेस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे डेट्स याद नहीं है अभी फिलहाल, बट पॉइंट है कि नोबल गैसेस के बारे में कोई नहीं जानता था। आज की डेट में भी नोबल गैस के बारे में बहुत कम बच्चे 9th में जानते हैं कि नोबल गैसेस कुछ ऐसी गैसेस होती है जिनकी वैलेंसी 0 होती है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती है, वो अकेले बैठी होती है। तो एटम्स अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट बहुत गिने चुने लोगों के ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ए आंसर है, बाकी सब आपको सबको पता है, सब कुछ सही है। चलिए अगला, एक एलिमेंट एक्स है जो कि डाईवेलेंट है, एक्स एलिमेंट है जो कि डाईवेलेंट है, मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, डाईवेलेंट का मतलब 2 है। और एक अनदर एलिमेंट है वाई जिसकी जो टेट्रावेलेंट है, डाईवेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 2 है, और टेट्रावेलेंट है जिसका मतलब जिसकी वैलेंसी 4 है। तो अगर यहाँ पे वाई की वैलेंसी 4 है, आपको इनका फॉर्मूला बनाना है। तो आप सबको बताया गया था कि अगर ये 2 है और ये 4 और आगे ये डिवाइड हो रहा है किसी एक नंबर से, तो आप करना है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, और अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के नीचे 2 आ जाएगा और y के नीचे 1, जो कि लिखते नहीं है, तो x2y हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, विच इज सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच इज सी। डन है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखो। पोटेशियम नाइट्रेट का आपको करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है, जल्दी से। मैं यहाँ पे अगर सिंबल भी लिख दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। जल्दी टाइम स्टैम्प देख लेना, लगभग 17 मिनट कुछ हो रहे हैं, तो 17 मिनट का टाइम स्टैम्प देके आपको यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला जो है वो लिखना है। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, पहला, या तो आपको ये सीधा फॉर्मूला ही याद हो, नहीं तो आपको इसको फॉर्मूले को बनाना है। ठीक है, मैं आपको ऑब्वियस बात बना के दिखाऊंगा, मुझे भी याद है इसका आंसर, ये तो ऑब्वियस है कि याद है, बट मैं यहाँ पे सीधा नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आया फॉर्मूला और आप कैसे करेंगे एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा तो। डन है, ठीक है। आई होप आपने टाइम स्टैम्प दे के इसका आंसर जो है वो यहाँ पे उतार दिया है। चलो आप चेक करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम और नाइट्रेट का मतलब वैसे तो NO3 होता है, तो ये तो क्लियर ही हो गया है कि इसका आंसर 1 है, बिकॉज NO3 उसे में है। बट फिर भी आओ, अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन में एक ऐसा भी होता K2NO3 होता या KNO3 ट्वाइस होता, तो फिर हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। पर अभी के लिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और NO3 की वैलेंसी 1 होती है, ये आपने आई होप याद की हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो KNO3 आ जाएगा। अगर आपको अभी भी फॉर्मूला मेकिंग नहीं आता है तो हमने इस चैनल पे 2 बार फॉर्मूला मेकिंग सिखाया हुआ है। एक बार कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स में, सिर्फ 10 मिनट के अंदर फॉर्मूला मेकिंग सिखाया हुआ है, और एक लाइव जाके शायद आधा घंटा 1 घंटा प्रॉपर लगा के फॉर्मूला मेकिंग सिखाया था। तो आप फॉर्मूला मेकिंग आशुष सर सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको अभी तक नहीं आता, तो आपको आता है लेकिन आप ये फॉर्मूले, ये सब सिंबल वगैरह नहीं याद रखते हो, तो वहाँ पे प्रॉपर एक लिस्ट दी गई है एक बोर्ड पे सारे सिंबल और वैलेंसीज के साथ, तो वो आप नोट डाउन कर लेना आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, इनमें से कौन सा केमिकल फॉर्मूला करेक्ट है? अब यहाँ पे भी दो बातें होती हैं, पहला कि आपको सारे फॉर्मूले आते हो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर करके देखोगे। जैसे मुझे पता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, बट करेंगे कैसे, देखो। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम की हमारे पास जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो CaCl2 बनेगा। अब मान लो आप कहते हो कि मैं यार इसको तो जानता ही नहीं हूँ, मैं बिस्मिथ और फॉस्फेट को तो मान लो चलो फॉस्फेट को जानते हो लेकिन बिस्मिथ को नहीं जानते हो, तो कोई बात नहीं, आप बाकी सबके, देखो MCQ का फायदा क्या है, आप बाकी सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपको मिल जाएगा।
सोडियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इसकी वैलेंसी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी जो हमारे पास 2 होती है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बनता है Na2SO4, तो यानी कि ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाता है। वहीं पे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला Na2S। तो ये तीनों फॉर्मूले गलत हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर हमारे पास बी हो जाता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आया। बट कभी कभार ऐसे भी आप काम कर सकते हो कि आप ऑड वन आउट चुन लो, बाकी सारे अगर आपसे पूछा गया करेक्ट तो आप इनकरेक्ट देख लो तो करेक्ट अपने आप मिल जाएगा। बट फिर भी बिस्मथ की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और फॉस्फेट की, अब आपके ना दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर फॉस्फेट की इन सब की वैलेंसी तो हमारे पास टेबल में है लेकिन बिस्मथ की नहीं है। अब जिनके पेपर में सवाल आया होगा क्या पता उन ये पहली बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये सारे सवाल हमने स्कूल के पेपर से लिए हैं बच्चों के, कोई कहीं से कोई कहीं से, और 2-4 सवाल इंटरनेट से भी लिए हैं। बट द पॉइंट इज कि ये सवाल एक बच्चे के पेपर में आया था, तो उसके स्कूल में बिस्मिथ करवाया गया होगा और उसने वो वैलेंसी याद की होगी। बिकॉज देखो ना 9th क्लास और 11th क्लास में ये बहुत डिफरेंस रहता है कि कभी कुछ स्कूल में करवाता है, बोर्ड में आपको सबको पता है। अगर ये बोर्ड का सवाल होता तो मैं ठोक बजा के बोलता बेटा कि बिस्मिथ में आपको वैलेंसी एग्जाम में गिवन आएगी, बट अभी आएगी कि नहीं आएगी वो आपके स्कूल से आपको पूछना होगा। तो बिस्मिथ की जो वैलेंसी है वो हमारे पास +3 होती है और फॉस्फेट की वैलेंसी भी 3 होती है। तो अगर मैं इन्हें कैंसिल आउट कर देता हूँ तो मेरे पास 1 1 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो बिस्मिथ फॉस्फेट हमारे पास आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला इज करेक्ट, बाकी सब यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते हैं। डन है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम 2040 देयर आर, अब आपको सबको यहाँ पे पता है जो नीचे लिखा होता है 20 वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 20 है। अब अगर क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं होता है तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन्स 20 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास मास नंबर जो है, मास नंबर जो है वो 40 है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आंसर है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं। मास नंबर का सिंबल होता है ए, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, तो ए में से जेड माइनस कर देते हैं। तो 40 में से अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो तुक्के की बात है कि यहाँ पे भी क्या ही आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब 20 20 20 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई 20 प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन है। बाकी सारी स्टेटमेंट तो गलत है, 40 लिखा है 40 लिखा हुआ है, नहीं। तो 20 प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन भी पूछा होता तो वो भी 20 होते, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑल दो अगर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट चेंज होता है। प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, जितना भी प्लस चार्ज हो, और माइनस चार्ज में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। लेट अस सपोज एक सिचुएशन क्रिएट करूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे कैल्शियम 20 40 और +2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, कितने भाई 20, प्रोटॉन थोड़ी ना चेंज होते हैं। और इसके पास न्यूट्रॉन जो रहेंगे वो भी मास माइनस नंबर यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20 रहेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट क्योंकि इस पे +2 चार्ज है, इसका मतलब है इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब 20 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता हूं तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे। तो जब भी किसी के ऊपर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट चेंज हो जाता है, प्लस में प्लस चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो आपको माइनस करना है, और माइनस चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो आपको प्लस करने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये सब क्या है। आई होप आपने पढ़ा हो कि दुनिया में 3 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो बोरोन, सिलिकॉन ये सब लोग मेटलॉइड्स होते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। हायर क्लासेस में आपको वो केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करके भी दिखानी है रिएक्शंस की मदद से, बट अभी के लिए सोडियम आता, एल्यूमिनियम आता, जिंक आता, कॉपर आता, तो ये मेटल हो जाते हैं। क्लोरीन आता, ब्रोमीन आता, आयोडीन आता, ऑक्सीजन आता, नाइट्रोजन आता, ये सब हो जाते हैं नॉन मेटल्स। सल्फर आता, लेकिन वहीं पे आता नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये नोबल गैस होते हैं। ये ना तो मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसीलिए ये वो है और ये मेटलॉइड हो जाते हैं। जिसको नहीं पता मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज
ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करे उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं भाई, मेटलॉइड्स कह देते हैं। तो जो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब कौन है, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट कौन शो करता है? पहली बात तो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं कोलॉइड्स, है ना भाई। सेकेंड चैप्टर, टेंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, कोलॉइड, जिनमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो बड़ा हो, वेवलेंथ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑल्दो जब आप आएंगे 11th क्लास में तो आपको टेंडल इफेक्ट दोबारा पढ़ना है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स में पढ़ना है। तो एक्चुअली इसके पीछे की जो साइंस है वो फिजिक्स बेस्ड है। तो इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है कि जो लाइट होती है उसके पास कुछ वेवलेंथ होती है। अगर आपको वेवलेंथ नहीं पता है अभी तो ज़्यादा टेंशन मत लो, लेकिन वेवलेंथ होती है। अगर पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वेवलेंथ उस पर जाकर टकरा पाए तो लाइट स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से टेंडल इफेक्ट दिखता है। अब होता ही है कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं उनका पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है। अब आप कहोगे सस्पेंशन से तो छोटा होता है, बट सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइड्स के पार्टिकल का साइज भी क्वाइट लार्ज है और वो नीचे भी नहीं बैठते हैं, तो इसलिए कोलॉइड्स टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब इनमें से कौन टेंडल इफेक्ट शो करता है, अगर ये लिखा है तो बेसिकली आपको ढूंढना है कि कौन कोलॉइड्स हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन एक कोलॉइड नहीं है, मिल्क और स्टार्च आपको पता है कोलॉइड है, कॉपर सल्फेट एक कोलॉइड नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाता है मिल्क एंड स्टार्च, क्योंकि मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन एक प्रकार से कोलॉइड्स हैं और कोलॉइड्स क्या शो करते हैं, टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। टेंडल इफेक्ट का मतलब लाइट स्कैटर होती है और उसका पाथ, उसका जो रास्ता है वो विजिबल हो जाता है, जिसको हम लोग टेंडल इफेक्ट बुलाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल। जिसमें कुछ भी नया बनता है, जिसकी प्रॉपर्टीज न्यू होती हैं, उन्हें हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। लेकिन जिसमें कुछ भी नया फॉर्म नहीं होता है, पुरानी चीजें हैं, बस उन्होंने अपने रंग रूप बदल लिए शायद, या मिक्स हो गए एक दूसरे के साथ, या एक के ऊपर एक चिपक गए, तो उसे हम फिजिकल चेंज कह देते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आयरन में कुछ हुआ नहीं, आप सबको पता है, वो बस सॉलिड से लिक्विड बन गया, तो ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज होता है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल चेंज आ जाता है। वहीं पे बेंडिंग ऑफ आयरन, ऑब्वियसली बात है, आप आयरन को बस मोड़ रहे हो, कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। और ड्राइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल की एक तार बना रहे हो खींच के, तो ये भी हमारे पास एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज नया कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इनमें से कौन कौन फिजिकल चेंज है, फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट है, थर्ड और फोर्थ है, इस हिसाब से जो आंसर हो जाता है हमारे पास वो सी आंसर आ जाता है। डन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पे आपको केमिकल चेंज बताने, तो अगेन केमिकल चेंज वो जिसमें कुछ नया बनेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, वगैरह वगैरह। तो डिकेइंग ऑफ वुड, लकड़ी का सड़ना। देखो किसी भी चीज के आगे सड़ना लिखा आ जाए, ऑक्सीडेशन लिखा आ जाए, या कंबशन बर्निंग लिखा आ जाए, वो सब केमिकल। देखो डिकेइंग में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, सिंपलर पार्टिकल्स बनाते हैं धरती पे डिकम्पोज करके, तो ऑब्वियस बात है ये केमिकल चेंज है। किसी भी चीज के आगे बर्निंग लिखाओ, आंख बंद करके लिख देना कि वो केमिकल चेंज है, किसी भी चीज के आगे बर्निंग लिखाओ। इसके बाद सॉइंग ऑफ वुड, लकड़ी को बस हम छिल रहे हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ नया नहीं बन रहा है, बस छिल रहे हैं। लकड़ी को के अंदर एक कील को ठोक रहे हैं, तो कुछ नया नहीं बन रहा है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो फर्स्ट और सेकंड अगर हम देखें तो ये हमारे पास केमिकल चेंज है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ नया बनेगा। जैसे डिकेइंग ऑफ फूड में सिंपलर पार्टिकल्स बनेंगे, और बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो बनेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस कौन होते हैं, जिनका सिंगल फेज होता है, जो एक फेज में बैठे होते हैं, या तो सारे सॉलिड होंगे, या तो सारे लिक्विड होंगे, या तो सारे गैस होंगे, और पार्टिकल का साइज जो है वो इतना छोटा होगा कि आप उन्हें डिफरेंटली नहीं देख सकते। तो होमोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन जो रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है। तो इनमें से कौन कौन होमोजीनियस है, तो आंसर है आइस होमोजीनियस है और एयर होमोजीनियस है। आप सबको पता है आइस और एयर जो है वो हमारे लिए होमोजीनियस है, लेकिन लकड़ी जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। भले दिखने में ना हो, वह तो कभी कभार दिखने में भी होती है, कई कई टाइप ऑफ लकड़ी में आपको लेयर्स दिखेंगी, गम रेजिन्स ये अलग दिख जाएंगे बाकी सब पार्ट से, लेकिन कभी कभार नहीं भी दिखती, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके दिख जाती है। सॉइल तो आप सबको ही पता है हेट्रोजीनियस है, ये तो खुली आंख से साफ दिखता है, लेकिन आइस और एयर ये होमोजीनियस मिक्सचर्स में आते हैं।
तो हमारे पास सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो लोग आते हैं, एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड, है ना भाई। एलिमेंट जो सिंगल टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नियॉन, हीलियम वगैरह हो गए। और कंपाउंड जो एक से ज्यादा एटम से बनते हैं, H2O हो गया, HCl हो गया, ग्लूकोज यानी C6H12O6 हो गया, जो एक से ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं उन्हें कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन प्योर है, तो मिल्क क्या प्योर है, नहीं है। सी वाटर क्या प्योर है, नहीं है। आइस ऑफ टैप वाटर में भी सॉल्ट होते हैं, तो ये भी नहीं है। लेकिन सॉफ्ट आयरन सिर्फ और सिर्फ आयरन है, ये एक प्रकार का एलिमेंट है। आयरन मतलब कि सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे, तो एक ही प्रकार के एटम से बना, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। वहीं पे मिल्क की बात करें तो ये एक मिक्सचर है, इसमें ऑयल और वाटर होता है। सी वाटर की बात करें तो ये भी एक मिक्सचर है, इसमें सॉल्ट्स और वाटर होते हैं, वाटर होता है मतलब। और टैप वाटर में भी सॉल्ट होता है, बट ऑब्वियस सी बात है सी वाटर से कम होते हैं, लेकिन होते मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से ये भी एक मिक्सचर बन जाता है। तो जो एलिमेंट है यहाँ पे वो सॉफ्ट आयरन है। हाँ, यहाँ पे अगर लिखा होता अच्छा चलो कमेंट सेक्शन पे एक और सवाल, टाइम स्टैम्प पे 31 मिनट्स के आसपास। सवाल क्या है, अगर इसी में ऑप्शन लिखा होता डिस्टिल्ड वाटर, तो क्या वो एक प्योर सब्सटेंस होता या इम्प्योर सब्सटेंस होता। डिस्टिल्ड वाटर, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प के साथ आंसर दो। अगर लिखा होता डिस्टिल्ड वाटर तो वो एक प्योर सब्सटेंस होता या इम्प्योर होता। 31 मिनट्स का टाइम स्टैम्प है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया है कमेंट सेक्शन पे भाई। बहुत छोटा सा आंसर लिखना है बस, प्योर या इम्प्योर, लेकिन टाइम स्टैम्प के साथ लिखना, समझ पाए, ताकि बाकी बच्चे भी समझ पाए कि आपने ये आंसर किस चीज का दिया है बेसिकली। ओके ओके, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ और सिर्फ H2O होता है, सिर्फ और सिर्फ H2O होता है और कुछ नहीं होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर एक प्योर सब्सटेंस कहलाया जाएगा। लेकिन टैप वाटर या अंडरग्राउंड वाटर, ये सब वाटर होंगे तो ये एक इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आएंगे, बिकॉज ये मिक्सचर होते हैं बेसिकली। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू सॉल्यूशन के लिए करेक्ट नहीं है। नॉट ट्रू, इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, ये होमोजीनियस होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल डाउन, नहीं नहीं नहीं, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन इजीली बी रिकवर्ड बाय इवेपोर, हाँ ये अलग बात है कि उसको इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से अलग किया जा सकता है, लेकिन उसके पार्टिकल कभी भी नीचे नहीं बैठते, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आप पानी में नमक घोल दो, डिसॉल्व कर दो, बस डाल दो की बात नहीं हो रही, अच्छे से डिसॉल्व कर दो, नमक नीचे नहीं बचा है, अब आप उस कंटेनर को अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो कब जाके सॉल्ट नीचे बैठेगा, तो आंसर है कभी भी नहीं बैठेगा, बिकॉज ट्रू सॉल्यूशंस आर हाईली स्टेबल, उनके पार्टिकल्स कभी भी नीचे जाके नहीं बैठते हैं। ठीक है जी, इसके बाद द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स विच इज प्रेजेंट इन, ऑब्वियस सी बात है बेटा, कंसेंट्रेशन को हम लोग निकालते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज में हमेशा कोई भी चीज परसेंट पर का मतलब होता है, मतलब परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, 100 में कितना, तो ऑब्वियस बात है हम परसेंटेज को 100 में से निकालते हैं, तो कह रहे हैं द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स विच इज प्रेजेंट इन, ऑब्वियस बात है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास बैठा है, 100 में, 100 में। अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज, ऑब्वियस बात है पहले दो आंसर तो नहीं है, लेकिन बच्चा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कंफ्यूज होता है। अब डिनोमिनेटर में आप सबको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन आता है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल हो सकता है, आप वैसे बहुतों के मन में सी आंसर भी आ सकता है, बट आंसर सी नहीं है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट नहीं होता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है। डन। इसके बाद आता है अ सॉल्यूशन विच एट गिवन टेम्परेचर डिसॉल्व्स एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, कह रहे हैं अगर एक गिवन टेम्परेचर है और एक सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था वो हो गया, तो बताओ वो सॉल्यूशन कौन सा है। आई होप आपको पता है कि सॉल्यूशन 3 प्रकार के हो सकते हैं इस हिसाब से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। इसके हिसाब से अगर बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सैचुरेटेड,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? जिसमें मैक्सिमम जितना भी सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सकता है वो हो गया है, अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है ना? अनसैचुरेटेड, जिसमें अभी हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, अभी जितना डिसॉल्व किया जा सकता था उतना नहीं हुआ है, अभी और डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम बोल देंगे अनसैचुरेटेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड वो होता है जिसमें हमने सॉल्यूट को जबरदस्ती हायर टेम्परेचर करके, और मतलब सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाया, सॉल्वेंट के टेम्परेचर को बढ़ाया और जबरदस्ती और उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सैचुरेट हो चुका था, लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्वेंट का और उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया, उसको सुपर सैचुरेट कहते हैं। जैसे कि चाशनी होती है, गुलाब जामुन या जलेबी बनाने के लिए चाशनी, चाशनी कैसे बनती है? पहले पानी में चीनी घोलते हैं, जब चीनी घुलना बंद हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और चीनी घोलते हैं, तो उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, बिकॉज गिवन टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था वो आपने कर दिया है। अगर यहाँ पे लिखा होता एट हायर टेम्परेचर देन नॉर्मल, तो फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हो जाता। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक कंपाउंड नहीं है? आसान भाषा में आपसे पूछ रहे हैं, जो कंपाउंड नहीं है वो या तो एलिमेंट होगा या तो फिर वो एक मिक्सचर होगा। तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, मार्बल, जो कि मेनली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा, जो कि बना होता है Na2CO3 का, जो कि आगे 10H2O भी होता है, बट अभी के लिए ठीक है। क्विक लाइम, जो कि होता है कैल्शियम ऑक्साइड। वहीं पे आता है ब्रास। ब्रास एक एलॉय है, और आप सबको इस चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है कि जो एलॉयज होते हैं वो एक प्रकार से मिक्सचर होते हैं। एलॉयज बनते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल से मिलके। दुनिया के सारे एलॉयज मिक्सचर होते हैं, तो इनमें से जो कंपाउंड नहीं है वो हमारे पास ब्रास है, बाकी सब कंपाउंड्स हैं, एक से ज्यादा एटम से मिलके बने हुए हैं। डन। द एलिमेंट्स विच गिव आउट हार्मफुल रेडिएशन। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था आइसोटोप्स और आइसोबार्स, और वहां पे हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ऐसे आइसोटोप्स जो अपने अंदर से हार्मफुल रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, उन जैसे कि अल्फा बीटा गामा, जिसमें से गामा हमें स्किन कैंसर या बहुत अजीब प्रॉब्लम कर सकती है, वो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो गामा रेडिएशंस निकालते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह होती है। तो नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो आंसर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि यूरेनियम हो गया, जैसे कि कोबाल्ट का आइसोटोप हो गया, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट हो गया, आइसोटोप ऑफ आयोडीन हो गया। वैसे आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है वो कैंसर को ट्रीट में करने में भी हेल्प करता है, डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में गया तो ये हमें कैंसर कॉज भी कर सकता है। चलिए अगला सवाल। लो जी, वही सवाल आ गया, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो अब यहाँ पे एक बात डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के हमने कुछ यूजेस पढ़े थे, अगर आपको याद हो। पहला यूज हमने पढ़ा था कि जो यूरेनियम होता है ये काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। वहीं पे जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है, कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है, कोबाल्ट का आइसोटोप काम आता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट में एक्चुअली ये डिटेक्ट करता है, बट अभी के लिए हम कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट में काम आता है। और वहीं पे आयोडीन का जो आइसोटोप होता है, ये ग्वाइटर नाम की, आई होप आपको पता हो, 7th 8th में पढ़ा हो ग्वाइटर, जिसमें गला बहुत बड़ा हो जाता है, उसको ट्रीट करने में ये मदद करता है ना, इसके ट्रीटमेंट में ये काम आता है। तो ये तीन हमारी NCERT ने हमें दे रखा है, लेकिन ये सवाल थोड़ा अलग है। इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आइसोटोप पावर प्लांट में काम आता है। तो ऑब्वियसली बात है आयोडीन और कोबाल्ट तो नहीं है, आंसर तो यूरेनियम है। लेकिन यहाँ पे अब आप फंस जाते हो, कैसे? बिकॉज आपको ये तो याद है कि यूरेनियम जो होता है वो काम आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम के दो आइसोटोप्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है यूरेनियम 235 और एक 238। वैसे तो
यूरेनियम का मास 235 होता है, मतलब यहाँ पे आंसर यूरेनियम 235 है। बट अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको यूरेनियम के साथ उनके मास भी याद कर लेने चाहिए? तो आंसर है हाँ, कर लेने चाहिए। बिकॉज देखो पेपर में सवाल आ रखा है कि यूरेनियम भी ऑप्शन में 2 है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यूरेनियम ऑप्शन में 1 होता तो हम आंख बंद करके यूरेनियम को लिख देते। बट जो आइसोटोप न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आता है, बिकॉज आइसोटोप्स एक से ज्यादा होते हैं, आपको पता है, उनका मास अलग अलग होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आता है वो 235 वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चलो अगला सवाल, What property of an element determine its chemical behavior? कौन सी प्रॉपर्टी है जो केमिकल बिहेवियर को डिसाइड करती है कि वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? शायद आपने पढ़ा हो कि मेटल्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी प्लस में होती है, जो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होता है, वो सब तो उनकी प्रॉपर्टीज है। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? मेटल्स कौन होते हैं? अगर नहीं पढ़े तो पढ़ा देता हूँ। मेटल्स वो होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है वो प्लस में होती है, चाहे +1 हो +2, मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं। और वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी वैलेंसी जो होती है ये माइनस में होती है, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वहीं पे सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी वैलेंसी प्लस में है। तो वैलेंसी जो होती है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। ये जो वैलेंसी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो आंसर है साइज नहीं करता, वैलेंसी करती है। मोलर मास भी नहीं करता, तो वैलेंसी करती है। या ध्यान रहे वैलेंसी के बजाय अगर कहीं पर लिखा हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो भी चलेगा, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो आप सबको पता है वैलेंसी नेगेटिव हो जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी पॉजिटिव में चली जाती है। डन हो गया। अगला सवाल, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11 एंड इट्स मास and its mass number is 23. The correct order representing the number of electron, proton and neutron. देखो एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? Z 11 है और मास नंबर 23 है। पहली बात तो हमें देख के पता लग गया कि ये सोडियम है, बट वो पूछा नहीं। अब इसके पास प्रोटॉन जो है वो साफ सी बात है 11 होंगे, कोई चार्ज की बात नहीं की गई तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। लेकिन अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हो तो मास में से एटॉमिक नंबर माइनस होता है, तो 23 में से अगर मैं 11 माइनस कर देता हूं तो आंसर 12 आ जाता है। तो 11 11 12, 11 11 12 आंसर है हमारे पास ए। इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। डन हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स कौन होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन जिनका डिफरेंट मास नंबर होता है ना भाई, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो लेकिन मास जो है वो अलग अलग हो, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। अब अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सेम लोग भी होंगे। अब ऑक्सीजन और ओजोन तो अलग अलग लोग हैं, आइस और स्टीम ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी अलग अलग लोग हैं। लेकिन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ये एक ही बात है, हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम और ड्यूटेरियम मतलब 1 2। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सेम एलिमेंट होना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से वो आइसोटोप्स बनते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स कौन होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास जो है वो अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। डन हो गया। चलो अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन को कौन सही से रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहली बात, जो क्लोरीन होता है वो Cl नहीं होता है, क्लोरीन जो है वो Cl2 होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H2। हाँ, अगर कोई कहे हाइड्रोजन एटम तो H, वो बस बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे Cl एटम कोई बोले तो Cl, लेकिन सिर्फ क्लोरीन बोले या क्लोरीन गैस बोले तो आपको वहां पे Cl2 लिखना है। वैसे भी यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 बोला है विच इज सी, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन बोला है विच इज Cl2। अब उसके 3 तो उसके आगे 3 लिखा होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 6Cl है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन।
6 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पता नहीं, ये तो गलत ही है, Cl3 कुछ होता ही नहीं है, Cl6 भी कुछ नहीं होता है, ये दोनों होते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन को, लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन को, बिकॉज Cl2 ऐसे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे 30 ऑब्वियस बात है, केमिस्ट्री जल्दी हो गए। अब अगला आपका सेशन जो कि कल या परसों में आ रहा है, आपके पास कल ही आ रहा है शायद, जहाँ पे हम लोग टॉप 30 MCQs ऑफ फिजिक्स करेंगे। और ऑब्वियस बात है वो लेक्चर बड़ा होगा, बिकॉज फिजिक्स में हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे बोर्ड पे। 30 में से लगभग 15 या 20 से भी ज़्यादा मुझे लगता है तो न्यूमेरिकल ही होंगे। तो वो सेशन लंबा चलेगा, और आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हो, और सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, 30 के 30 MCQs। आप ये प्लीज़ दोबारा बनाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और बस मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।